वन एनसीईआरटी की 11th क्लास की मिडावल हिस्ट्री के इस डिस्कशन में मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि हम मिडावल इंडिया जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसके चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। पिछले एक और प्लेलिस्ट है इसी चैनल पे, आईएएस सोशल के चैनल पे, और वो एंशिएंट हिस्ट्री की है जो आर.एस. शर्मा ने लिखी थी। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आईएएस सोशल के चैनल पे जाकर आप उस प्लेलिस्ट को खोल सकते हैं, जिसमें चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 29 सारे चैप्टर्स को डिटेल में डिस्कस किया गया है। बहरहाल आज का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 15, और जिसमें हम इंडिया अंडर मुगल्स का जो टॉपिक है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली पोस्ट अकबर का जो टाइम पीरियड है, यानी कि हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में शाहजहां के बारे में और जहांगीर के बारे में। ठीक है, तो बने रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट अंडर जहांगीर एंड शाहजहां। तो देखा जाए कि मुगल एम्पायर, जब अकबर के बाद भी धीरे धीरे मुगल एम्पायर का एक्सपेंशन जारी रहा। ऐसा नहीं कि अकबर के जाने के बाद मुगल एम्पायर का कुछ डिक्लाइन हुआ, जब बल्कि जहांगीर और शाहजहां के टाइम पर भी मुगल एम्पायर का कंसोलिडेशन और एक्सपेंशन जारी रहा। अगर आप जहांगीर की बात करें तो जो पॉलिसी अकबर ने राजपूतों के साथ अलायंस वाली शुरू करी थी, उस पॉलिसी को जहांगीर ने कंटिन्यू रखा। तो अकबर का जो रेन है, अगर हम देखें तो अकबर के रेन जो उनका शासन काल है उसके सक्सेस के पीछे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन वाज दैट इंस्टेड ऑफ हैविंग एन एडवर्सरियल एटीट्यूड टुवर्ड्स द राजपूत किंगडम्स, अकबर ने दोस्ती का तरीका अपनाया। अगर अकबर ने दुश्मनी का तरीका अपनाया होता तो राजपूत रूलर से लड़ लड़ कर ही मुगल सेना की बहुत सारी एनर्जी खर्च हो जानी थी। तो इसकी बजाय, राजपूतों से लड़ने की बजाय, अकबर ने राजपूतों के साथ हाथ मिलाया, उनको उनको अपनी रियासत को रिटेन करने दिया। बदले में राजपूत रूलर्स ने मुगलों की सुजर्निटी को एक्सेप्ट किया। ठीक है, खैर, तो ये जो पॉलिसी है राजपूत रूलर्स के साथ दोस्ती वाली, उसको जहांगीर, अकबर के बेटे जहांगीर ने कंटिन्यू रखा। अगर देखा जाए तो सारे राजपूत रूलर्स में जो मेवाड़ करके ही एकमात्र राजपूत किंगडम थी जो अभी भी मुगलों की सुजर्निटी को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। जैसा कि आपको पता है कि हल्दी घाटी की लड़ाई में महाराणा प्रताप ने अकबर के साथ लड़ाई लड़ी थी। तो मेवाड़ को छोड़ के सारे राजपूत किंगडम्स ने लगभग लगभग मुगलों की सुजर्निटी एक्सेप्ट कर ली थी। हालांकि अगर आप देखा जाए तो जहांगीर के टाइम पर मेवाड़ ने फाइनली मुगलों की सुजर्निटी को एक्सेप्ट किया। उस समय मेवाड़ के राजा थे अमर सिंह, जिन्होंने मुगलों की सुजर्निटी को एक्सेप्ट किया। हालांकि शर्त ये थी कि वो खुद आके जहांगीर के दरबार में अपनी एलिजेंस को प्रूफ नहीं करेंगे, अपना सबमिशन नहीं करेंगे। तो इस शर्त पे इनके बीच में ट्रीटी साइन हुई। अब बात आती है नूरजहां की। तो जब जहांगीर के का जो शासन काल है, जब जहांगीर काफ़ी बूढ़े हो गए तो धीरे धीरे क्या हुआ कि उनकी शक्तियां कम हो गई, और नूरजहां जो उनकी बीवी थी, उनका एडमिनिस्ट्रेशन के अफेयर्स में दखलंदाजी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, और नूरजहां emerged as a very influential political figure during Jahangir's fag end of the Jahangir's reign। जब जहांगीर का शासनकाल लगभग लगभग खत्म होने वाला था तो उस टाइम पे नूरजहां एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल फिगर बन के उभरी। अगर आप देखें तो जहां नूरजहां, उनके पिता का नाम था इत्मादुद्दौला, और इन्हीं का टूम ऑफ इत्मादुद्दौला नूरजहां ने बनवाया था, जो हिंदुस्तान का पहली बिल्डिंग थी जिसमें पिट्रा ड्यूरा का इस्तेमाल किया गया है, और ये आगरा में मौजूद है। और वहीं पर नूरजहां के भाई का नाम था असफ खान। तो नूरजहां का बाप और नूरजहां का भाई, इन तीनों की तिकड़ी ने एक तरीके से मुगल साम्राज्य, मुगल प्रशासन और शासन के ऊपर एक तरीके से कब्जा जमा लिया था। और इसी चक्कर में क्या हुआ कि जहांगीर के जाने के बाद खुसरो, खुर्रम जिनका नाम शाहजहां था, और शहरयार, इन तीनों के बीच गद्दी पर बैठने के लिए जद्दोजहद शुरू हुई। अगर आप देखें तो शहरयार एक तरीके से जहांगीर का बेटा था। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, जहांगीर का बेटा था, लेकिन नूरजहां की जगह पे किसी दूसरी वाइफ से बेटा था। फिर नूरजहां की एक बेटी थी जिसका नाम था लाडली बेगम, वो किसी दूसरे पति से लाडली बेगम हुई थी। तो नूरजहां ने अपनी बेटी की शादी शहरयार से कर दी। तो एक तरीके से शहरयार नूरजहां का सौतेला बेटा था, और इस शादी के बाद शहरयार नूरजहां का दामाद बन गया। नूरजहां चाहती थी कि जहांगीर के बाद
शहरयार गद्दी पर बैठे, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली आप देखेंगे कि किस तरीके से शाहजहां गद्दी पर बैठता है। तो जो प्रिंस खुर्रम थे शाहजहां, उनको पता चल जाता है कि भैया जो है, जो पिताजी हैं, जो जहांगीर हैं, वो पूरी तरीके से अपनी बीवी, नई बीवी जिसका नाम नूरजहां है, उसके कब्जे में है। और नूरजहां चाहती है कि शहरयार गद्दी पर बैठे, और इसीलिए खुर्रम ने बगावत छेड़ दी, ठीक है। खुर्रम ने बगावत छेड़ दी और खुर्रम एक बड़ी सेना के साथ दिल्ली पर उसने एक तरीके से कू कर दिया, ठीक है। उसने कू कर दिया और दिल्ली की गद्दी पर जो है वो बैठ गया। तो इस टाइम पर जो है एक वॉल बैटल ऑफ सक्सेशन शुरू हो गई। जैसे कि आपको पता है कि इस्लाम में क्या होता है कि इस्लाम में प्राइमोजेनिटर का कंसेप्ट नहीं है। प्राइमोजेनिटर का मतलब होता है कि सबसे बड़ा, बाप के बाद सबसे बड़ा बेटा जो है गद्दी पर बैठेगा। और इसी वजह से कई बार आप देखोगे कि जब भी कोई मुगल राजा या कोई भी मुस्लिम राजा जब भी हटेगा, तो उसके बाद उसके सारे बेटों के बीच में गद्दी पर बैठने की लड़ाई छिड़ जाती थी, ठीक है। खैर, तो इस लड़ाई में अपने स्ट्रेटेजिक अलायंसेस के की वजह से शाहजहां ने अपने सारे दुश्मनों को हराया और फिर वो गद्दी पर बैठा 1628 एडी में। अब बात आती है कांधार की। तो कांधार बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्लेस था जो कि आज के टाइम में अफगानिस्तान में लोकेटेड है। और कांधार इसलिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट था क्योंकि सेंट्रल एशिया अगर आपको जाना है तो कांधार वाज द नोडल पॉइंट। कांधार सारे जितने भी सेंट्रल एशिया, पर्शिया और इंडिया के बीच में जो रूट्स हैं, ट्रेड रूट्स हैं, वो कांधार से होकर गुजरते थे। इसी वजह से 1595 में कांधार के ऊपर अकबर ने कब्जा जमा लिया था। और इसी कांधार पे कब्जा जमाने के चक्कर में बीरबल को अपने जान से भी हाथ धोना बैठना पड़ा था। बहरहाल फाइनली 1595 में अकबर ने कांधार के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया। और लेकिन पर्शिया के राजा थे जिनका नाम था शाह अब्बास, उन्होंने 1622 में जहांगीर के शासनकाल में कांधार को मुगलों से छीन लिया। शाहजहां ने कई बार अटेम्प्ट किया कि वो कांधार को रिकवर कर पाए पर्शियन राजा शाह अब्बास के चंगुल से, लेकिन कभी भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और कांधार का लॉस मुगल एम्पायर के लिए एक बहुत बड़ा लॉस था। उसने मुगल मिलिट्री की लिमिटेशन को पूरी तरीके से एक्सपोज करके रख दिया था। उसने ये भी बता दिया था कि पर्शियन आर्टिलरी और फोर्टिफिकेशन मुगल आर्टिलरी या मुगल फोर्सेस से जो है बैटलफील्ड में सुपीरियर है, ठीक है। तो कांधार का नाम याद रखेंगे। इसमें कुछ चीज़ें याद रखने वाली ये हैं। कांधार वॉज कैप्चर्ड बाई अकबर, बट जहांगीर के टाइम पर कांधार वॉज टेकन अवे, ठीक है। तो ठीक अकबर के बाद जैसे ही उनका बेटा गद्दी पर बैठता है, कांधार जो है मुगलों के शासन से आज़ाद हो जाता है। शाहजहां ने कई बार बहुत सारी कोशिश करी कि कांधार को वो वापस कब्जे में ले पाए, लेकिन कभी भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अब मुगल मिलिट्री सिस्टम की बात करते हैं। तो मुगल मिलिट्री में सबसे बड़ी जो ताकत थी वो थी उनकी कैवलरी। इन्फेंट्री भी थी, लेकिन इन्फेंट्री उतनी ज़्यादा उस पर फोकस नहीं किया जाता था। कैवलरी यानी कि घुड़सवार जो होते हैं, सैनिक होते हैं, उस पर सबसे ज़्यादा एम्फोसिस किया जाता था। सेकंड जो मेन एम्फोसिस था वो थी आर्टिलरी, गोला बारूद और मोबाइल कैनन्स, छोटी कैनन जिसमें पहिए लगे होते हैं, जिसको आप युद्ध के मैदान में लेकर जा सकते हैं। तो हिंदुस्तान में सबसे पहले मोबाइल कैनन्स को इंट्रोड्यूस करने का काम किया था बाबर ने, और यही मोबाइल कैनन्स मुगलों की जीत का, मुगलों की शक्ति का सबसे बड़ा कारण थी। एलिफेंट्स भी मुगलों की सेना में बहुत बड़े हाथियों का भी दल था जो दुश्मन सेना के ऊपर चार्ज करता था और उनके मिलिट्री फॉर्मेशन को पूरी तरीके से तहस नहस कर देता था। मुगलों के पास नेवी भी थी, लेकिन नेवी पे ज़्यादा एम्फोसिस नहीं था। नेवी को एक तरीके से मुगलों ने इग्नोर किया था, और उसका प्राइस भी, उसकी कीमत भी उनको चुकानी पड़ी थी, क्योंकि जब यूरोपियंस आए तो यूरोपियंस वर वेरी स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्सेस, एंड सिंस मुगल्स कंप्लीटली नेग्लेक्टेड नेवी, एंड दैट्स व्हाई they had to pay the price, and they were in many occasions they were outnumbered and outmaneuvered by the Europeans, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था कि कैवलरी वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मुगल आर्मी। इसी मुगल आर्मी में जो इंपीरियल ट्रूपर्स हुआ करते थे, जो राजा के सबसे वफादार सैनिक होते थे, एक तरीके से रॉयल गार्ड आप कह सकते हैं, कि जो अपनी जान की बाजी लगाकर भी राजा की रक्षा करेंगे,
उनको अहादी कहा जाता था। देवर द देवर द ग्रुप ऑफ मोस्ट ट्रस्टेड सोल्जर्स, मोस्ट ट्रस्टेड सोल्जर उनको अहादी कहते थे। ठीक है। अगर मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन एक हाईली सेंट्रलाइज्ड मोनार्कियल सिस्टम था, जिसमें सारी शक्तियां राजा के हाथ में थी। राजा के आज्ञा के बिना मुगल शासन में, मुगल एम्पायर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था। एंड दैट्स वाई मुगल एम्परर वाज द सुप्रीम अथॉरिटी। अगर मुगल ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो बहुत ही हैवी ब्यूरोक्रेसी थी। उनमें मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे ऑफिसर्स थे, कोई रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, कोई जो है रिलीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, कोई ट्रांसपोर्टेशन देखने के लिए, कोई कम्युनिकेशन देखने के लिए, कोई फॉरेन अफेयर्स देखने के लिए, कोई लैंड मेजर करने के लिए, ठीक है, कोई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। तो हर चीज के लिए एक ऑफिसर था। और इस वजह से कहते हैं कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज अ ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन। और मुगलों का जो चीफ सोर्स ऑफ इनकम था दैट वाज द लैंड रेवेन्यू। ठीक है, जो भी खेती बाड़ी होती थी, जो भी उससे अनाज निकलता था, वही उनका मुगलों का सबसे चीफ सोर्स ऑफ रेवेन्यू था। तो देखा जाए मुगल एडमिनिस्ट्रेशन एक तरीके से मिलिट्री ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर पे टिका हुआ था, जिसका मेन फोकस था एक्सपेंशन एंड कंट्रोल। तो अगर आप मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की शैली देखें, उनका बेसिक एम देखें, तो मुगल कभी भी ना ऐसा बहुत डेवलपमेंट और इस सब पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते थे। उनका सिंपल फंडा था कि भैया कर वसूलिए, ठीक है, कलेक्ट टैक्सेस, यूज दैट मनी, यूज दैट टैक्स मनी टू रेज अ बिगर आर्मी एंड यूज दैट आर्मी टू अनेक्स मोर किंगडम्स, मोर एरियाज एंड एक्सपैंड द किंगडम। तो कलेक्ट द टैक्स एंड एक्सपैंड द किंगडम, सिंपल ये फंडा था इनका। कोई भी डेवलपमेंट, वेलफेयर, ये सब से कोई बहुत ज्यादा मुगलों का लेना देना नहीं था। इट वाज अ काइंड ऑफ गैरिसन स्टेट, अ मिलिट्री स्टेट, जिसका एक ही मकसद है एक्सपेंशन, एक्सपेंशन एंड एक्सपेंशन। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। मनसब सिस्टम क्या था वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इट वाज अ डिसेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, मनसबदारी वाज अ डिसेंट्रलाइज्ड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन आप कह सकते हैं। ठीक है। और अगर आपने नहीं देखा मनसबदारी सिस्टम क्या है तो आप लेक्चर में प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफिसर्स की रैंक थी उनको जात कहा जाता था। ठीक है, तो रैंक वाज कॉल्ड जात। सवार बेसिकली कैवलरी को कहा जाता था। फिर जो रेवेन्यू असाइनमेंट दी जाती थी, मान लीजिए कि कोई आप बहुत बड़े ओहदे पर बैठे हुए ऑफिसर हैं, तो आपको सैलरी न देकर आपको लैंड दे दिया जाएगा कि भाई ये ज़मीन रही, इससे आप टैक्स वसूलिए, और जो टैक्स आप वसूलेंगे वही आपकी सैलरी होगी। तो ये जो लैंड असाइनमेंट मिलती थी इन ल्यू ऑफ कैश सैलरी, दैट वाज कॉल्ड जागीर। बाकी अहादी क्या होता था ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा मुगलों के टाइम पर जो कम्युनिकेशन का सिस्टम था दैट वाज कॉल्ड डाक चौकी। तो डाक चौकी दो तरीके की होती थी। एक तरीके से अगर आप देखें तो ये रनर भी हुआ करते थे, धावा, और ये घोड़े से भी पोस्टल बैलेट जाते, पोस्टल बैलेट कह रहा हूँ, जो लेटर्स है वो या तो आदमी पैदल लेकर पहुंचाता था एक जगह से दूसरी जगह पर, या तो घोड़े के दम पे वो लेटर जो है एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाए जाते थे। ठीक है। और मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में इंटेलिजेंस सिस्टम भी काफ़ी ज़्यादा जो है काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से एलॉबरेट इंटेलिजेंस सिस्टम हुआ करता था। राजा की पूरी पैनी नज़र होती थी कि कौन ऑफिसर कौन क्या कर रहा है, क्योंकि राजा को हमेशा डर होता था, मुगल बादशाह को हमेशा डर होता था कि कब कोई उनके खिलाफ बगावत न छेड़ दे, कोई साजिश तो नहीं रच रहा। इस वजह से मुगलों ने अपने इंटेलिजेंस को काफ़ी ज़्यादा उस पर एम्फोसिस किया था। ठीक है। फिर बात आती है जमा और हासिल की। जमा और हासिल, तो जो एसेस रेवेन्यू है उसको कहा जाता था जमा। यानी कि मान लीजिए कि मैंने रेवेन्यू असेसमेंट किया कि भाई इस किसान की ये देनदारी है, 2026 के अंत में दिसंबर के महीने में ये किसान इतना रेवेन्यू देगा, तो इसको असेसमेंट कहते हैं कि जो मैंने फोरकास्ट किया। तो फोरकास्ट, रेवेन्यू फोरकास्ट इज कॉल्ड जमा। लेकिन फिर जो एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्टेड वाज कॉल्ड हासिल। ठीक है, एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्टेड वाज कॉल्ड हासिल। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है।
तो मनसब हमने देखा, जात के बारे में हमने देखा, ठीक है, जात के बारे में हमने देखा। फिर हमने ये भी देखा कि किस तरीके से जो मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन था वो अपनी कैवलरी के ऊपर डिपेंडेंट था। फिर हमने जागीर के बारे में देखा, आदि डाक चौकी के बारे में देखा कि जो पोस्टल जो सिस्टम था, दो दो तरीके के पोस्टल सिस्टम थे। एक तो था कि जो एक आदमी दौड़ कर, ठीक है, एक आदमी जो है दौड़ कर इन मैसेजेस को पहुंचाएगा, उसको बोलते थे धावा बोलते थे इनको, धावा सिस्टम, ठीक है, जिसमें एक आदमी दौड़ता है, फिर वो चिट्ठी दूसरे को पहुंचाता है, फिर वो वहां से एक तरीके से रिले सिस्टम था ये धावा सिस्टम, ठीक है। तो ये रिले सिस्टम था। फिर अगला है जमा। जमा वही जैसा मैंने बताया, असेसमेंट, रेवेन्यू असेसमेंट, एंड हासिल वाज द एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्टेड। तो दिस वाज अबाउट चैप्टर 15। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, and also in the comment section you can share your feedback. So thanks for watching. Have a nice day. All the best.